प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। वतन परस्ती के जज्बात का, शौर्य से भरी गाथाओं का, देश के प्रति जी जान से समर्पित जांबाजों का और इन वीर योद्धाओं से जुड़ी विभिन्न यादें लिए होता है जोश और भावनाओं से भरा हमारा ये साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। दोस्तों, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी की स्थापना एक भारतीय अर्धसैनिक बल के रूप में 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी और इसकी स्थापना भारत तिब्बत सीमा की रक्षा के लिए की गई थी। आईटीबीपी की पहचान बहादुरी और निष्ठापूर्ण प्रतिबद्धता रही है और श्री विवेक पांडे आईटीबीपी के सेकंड इन कमांड ऑफिसर हैं। इसके साथ ही श्री पांडे आईटीबीपी के जनसंपर्क अधिकारी का दायित्व भी संभालते हुए पिछले 8 वर्षों से क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से जनसंपर्क के 8 स्थापना, सोशल मीडिया को भी संभाल रहे हैं। इनको प्रिंट मीडिया और पत्रकारिता का भी अनुभव प्राप्त है। संपादक के रूप में ये सैकड़ों आधिकारिक प्रकाशन की भी जिम्मेदारी बखूबी निभाए हैं। एक खास कला ये भी है इनमें कि आपने डॉक्यूमेंट्रीज की स्क्रिप्ट भी लिखी है और उसे वॉइस भी किया, यानी सिर्फ बंदूक चलाना ही नहीं जानते और मधुर आवाज के मालिक भी हैं, जिसके कारण आपको कई सम्मानों से नवाजा गया है, जैसे कि 2008 में थल सेना प्रशस्ति पत्र, 2013 में बचाव कार्यों के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा सराहना, कई महानिदेशक आईटीबीपी प्रशस्ति पत्र, रोल और प्रतीक चिन्ह, वीर अर्जुन समूह की ओर से 2015 में जनसंपर्क रत्न पुरस्कार और भी बहुत कुछ। ये तो बस छोटा सा परिचय था विवेक जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो के शो संदेश टू सोल्जर्स में, विवेक जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं इतने बड़े पटल पर, एक इतना बड़ा फोरम है जहाँ पर कि हमारे देश भर के हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, संदेश टू सोल्जर्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपको शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि मुझे मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। एक पीआरओ का कार्यभार इन दिनों आप संभाल रहे हैं दिल्ली में, तो पहले तो मैं भी आपका शुक्रिया अदा कर दूं। लेकिन इससे पहले कि आपसे मैं आईटीबीपी के बारे में जानूं, आपके बारे में वो सब जानना चाहूंगी जो मुझे कहीं पढ़ने को नहीं मिला। यानी आप भारत के किस राज्य में पैदा हुए और पले बढ़े? देखिए, बहुत ही मैं कहूँगा छोटी सी कहानी है। बहुत ही छोटे से राज्य झारखंड से हूँ मैं और मेरा जन्म 1979 में हुआ था। मेरे पिताजी श्री रामनाथ पांडे और माताजी श्रीमती उर्मिला देवी। मेरे पिताजी जूनियर इंजीनियर थे और माताजी हाउसवाइफ हैं अभी भी, और हम लोग 5 भाई बहन थे। मैं तीसरे नंबर पे था। और मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई प्रारंभिक, वो बिल्कुल ही मैं कहूँगा रिमोट इलाकों में हुई, झारखंड में सिमडेगा में, घाघरा में, गुमला में, और फिर मैं रांची आया। और उसके बाद मैं कहूँगा कि मैंने अपने करियर के लिए कोशिशें शुरू करी और फिर मैं आईटीबीपी में एज सब इंस्पेक्टर मेरी नियुक्ति हुई। और फर्दर उसके बाद लगातार लगभग मेरी सेवाएं 18 साल हो चुकी हैं और मैं लगातार देश के लिए कुछ न कुछ करने की सोचता रहता हूँ
और जो मेरी भावना थी, जो मेरी बचपन से मेरी सोच थी, जो मुझे संस्कार मिले, जो मेरे माता पिता ने मुझे दिए, मुझे लगता है उनका बहुत महत्वपूर्ण अंश रहा मेरे अंदर, जिसने कि मुझे प्रेरित किया कि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। आज शिक्षक दिवस भी है और आपने अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखा, अभी आपने बताया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आईटीबीपी ही क्यों ज्वाइन किया? मतलब ये तो आपने बताया कि पढ़ाई लिखाई करके आप आ गए, आपको आपके अंदर वो सेवा की भावना है, तो और भी बहुत सारे यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं। जी हाँ, देखिए मेरे जैसा आपने शिक्षक दिवस की भी बात करी, तो शिक्षकों का तो बहुत सम्मान है, और मैं कहना चाहूंगा कि पहले मैं शिक्षक ही बनना चाहता था शुरू में, और दूसरा मेरे विकल्प मेरे दिमाग में ये रहता था कि मैं पुलिस या यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा अवेयरनेस की स्थिति नहीं होती थी। और मैं तो बल्कि मैं आकाशवाणी को भी इसके लिए मेरी जो सफलता है उसको देना चाहूंगा श्रेय, बिकॉज बहुत कुछ हमने समाचारों के माध्यम से, विविध भारती के माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो की जो राष्ट्रीय सर्विस थी उसके माध्यम से सुना समझा था। तो आईटीबीपी को लेकर के शुरू से ही मेरे दिमाग में जो विचारधारा रही कि ये बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में काम करती है, बहुत ही एडवेंचरस करियर होता है इस फोर्स का, बहुत ही छोटी फोर्स है, बहुत स्नेह है इस फोर्स के लिए पूरे देश में। तो मुझे ऐसा लगता था कि एक मेरे लिए बहुत ही अनूठी चीज होगी, और मैं हमेशा ये चाहता था कि मैं कुछ नया करूं, कुछ अच्छा करूं। तो मैंने कभी सेना के लिए ट्राई नहीं किया, और मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू मैंने कोशिश करी पहले, और उसमें पहले सीपीओ जिसको कहते थे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक कंबाइंड एग्जाम होता था थ्रू एसएससी ग्रेजुएट लेवल पे, वो मैंने अप्लाई करा था। और उसमें मेरी जो पहली चॉइस थी, क्योंकि उसमें सभी फोर्सेस को आप चॉइस में रख सकते हैं, तो वो जो मोटिवेशन रहा इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के लिए, जिसको हम भारत तिब्बत सीमा पुलिस कहते हैं हिंदी में, वो मुझे बहुत हद तक प्रेरित कर गया, और मैंने पहली चॉइस दी। और ऑल इंडिया जो रैंकिंग आई मेरी 2000 एसएससी की जो ग्रेजुएट लेवल थी वो 5 थी, और मुझे जो मेरी पहली चॉइस थी आईटीबीपी वो मुझे दी गई, और मैंने सब इंस्पेक्टर के तौर पे आईटीबीपी को ज्वाइन किया। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप आईटीबीपी में आ गए। आपका एक सपना था, वो खास जो मैं समझ पाई वो ये कि बहुत कुछ करना चाहते हैं आप देश के लिए, समाज के लिए। चलिए, आपकी पसंद का एक गाना मैं अपने लिसनर्स को सुनवा दूं, फिर हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। आपने फिल्म राजी का ये गाना मुझे कहा था कि राजश्री जरूर सुनवा दीजिएगा। जी जी। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ
पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, मेरे वतन आबाद रहे तू। शौर्यम दक्षम युद्धे यानी कि बलिदान परम धर्म। तात्पर्य ये है कि बहादुरी वो है जो आपको न सिर्फ सैन्य युद्ध के लिए सक्षम बनाती है बल्कि सभी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए उत्साहित करती है। और आज हम एक ऐसे ही अधिकारी से मिल रहे हैं, सेकंड इन कमांड विवेक पांडे, आईटीबीपी के। विवेक जी, आईटीबीपी में अपने खास दायित्व और रोमांचक कारनामों के बारे में हमें पहले बताएं, हम वो जानने के लिए उत्सुक हैं। ये आईटीबीपी का जो गठन हुआ वो 1962 में तब हुआ था जब भारत और चीन के बीच में सीमा संघर्ष चल रहा था। तो इसकी जो बुनियाद रखी गई वो इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा रखी गई थी और सिर्फ 4 बटालियन शुरू करी गई थी शुरू में, और इसे गुरिल्ला फोर्स के तौर पे जाना जाता था। भारत में इस तरह का ये पहला प्रयोग था जब आपने एक सीमा के लिए गुरिल्ला फोर्स बनाई थी। तो इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी हासिल थी उस समय तक। धीरे धीरे इसके कार्यक्षेत्र में विस्तार की बात की गई और इसकी जो सफलता में इसके जो दायित्व रहे, जो सीमा पर हम लोगों ने, मैं कहता हूँ कि सीमा की जो भी समस्याएं थी या बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी के इश्यूज थे उसको आईटीबीपी ने दूर किया धीरे धीरे। और उत्तरी सीमाएं जो हमारी होती हैं बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस में वहां पर जवानों की तैनाती होती है। 0 से -45 डिग्री तक तापमान चला जाता है और हमारी जो सीमा चौकियां रही हैं वो 20,000 फीट तक की, 19,000 फीट तक की ऊंचाइयों में रही हैं। तो बहुत ही, मैं कहूँगा, इन ह्यूमन कंडीशंस में भी आईटीबीपी का जो सीमा सुरक्षा के प्रति दायित्व था बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से चलता रहा। और 1978 में इसका जो रूल था उसको भारत सरकार ने पुनर्परिभाषित किया और ये फिर दुनिया जान पाई कि आईटीबीपी भी एक फोर्स होती है। अदरवाइज उसके पहले किसी को मालूम नहीं होता था। बाद में पंजाब में जब बहुत ज्यादा आतंकवाद बढ़ा तो बैंक्स की बहुत ज्यादा डकैती हो रही थी, उसको रोकने के लिए आईटीबीपी को तैनात किया गया वहां पे सीमा सुरक्षा के अलावा। साथ ही साथ JNK में बहुत सारी कुर्बानियां दी हमारे जवानों ने। लगभग वहां पर हम लोगों का 15 साल तक हमारी डिप्लॉयमेंट रही जब बहुत आतंकवाद चरम पर होता था और हमारी 8 से 10 बटालियन जम्मू और कश्मीर में तैनात रही। वन बॉर्डर वन फोर्स के तहत हमको अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का भी दायित्व 2004 में सौंप दिया गया और इस प्रकार पूरी भारत चीन की जो सीमा थी, पहले हमारा जो दायित्व था वो काराकोरम पास से लिपुलेख पास तक हुआ करता था 2004 तक। बट बाद में अभी 2004 ऑनवर्ड्स हमारे पास पूरी सीमा की जो भारत चीन सीमा है, 3,488 किलोमीटर की लंबी सीमा हमारे पास है, उसका दायित्व हम लोग संभाल रहे हैं अभी। और ये मैं इसलिए महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा कि दुनिया के सबसे मुश्किल सीमाओं में से ये एक है। हिमालय की जो सीमा है, आपको पता होगा कि बहुत ही ज्यादा वहां पर विपरीत परिस्थितियां होती हैं। तापमान के बारे में मैंने बताया। दूसरा, वहाँ ऑक्सीजन की बड़ी भारी कमी होती है। साथ ही साथ बहुत सारे कोल्ड से रिलेटेड, इसको हम लोग स्नो हैजर्ड्स बोलते हैं या रॉक हैजर्ड्स बोलते हैं, वो सारी समस्याएं होती हैं। लैंडस्लाइड्स होता है, बहुत जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग स्नो एवलांच बोलते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन उसके बावजूद आईटीबीपी के जवान, इसीलिए उनको हिमवीर के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज स्नो वॉरियर्स हैं वो। बर्फ में उनको दक्षता हासिल होती है रहने में, वहाँ वॉरफेयर के मामले में वो माउंटेनियरिंग में बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड होते हैं। और यही कारण है कि जो एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो भावना होती है, मूल भावना, वो आईटीबीपी के जवानों के अंदर प्रोफेशनली शुरू से ही डाली जाती है। मतलब वो माउंटेनियरिंग में, स्कीइंग में, राफ्टिंग में और ऐसी कई विधाओं में पारंगत होते हैं। तो इसी वजह से आईटीबीपी बहुत खास है और इसको एक एलीट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के तौर पर जाना जाता है। फिलहाल कितने जवान और अधिकारी देश की सीमाओं की सुरक्षा में हैं और उनके कार्यक्षेत्र के बारे में तो आप बता ही रहे हैं। जी देखिए, पूरा जो हमारा बल है उसमें 60 बटालियंस हैं, अभी 60 बटालियंस हैं और लगभग 90,000 के आसपास हमारे जवान आईटीबीपी में भी तैनात हैं। इसका जो प्राइमरी हिस्सा है, लगभग 40,000 प्लस का जो हिस्सा है वो सीमाओं पर हमारे जो अलग अलग बटालियंस है वहां पर बॉर्डर गार्डिंग की ड्यूटीज कर रहा है। साथ ही साथ हमारे जवान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी तैनात हैं। हमारी 8 बटालियंस छत्तीसगढ़ में,
3 जिलों में तैनात हैं अलग अलग, जो लगातार वामपंथ उग्रवाद से लुहा ले रही हैं। साथ ही हमारे जवानों की तैनाती अलग अलग क्षेत्रों में जो इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज होती हैं या इलेक्शन ड्यूटीज होती हैं, उसमें भी हमारी तैनाती होती है। तो कुल 90,000 जवान हैं जो दिन रात देश की अलग अलग सुरक्षा सेवाओं में लगे हुए हैं। चलिए, तो हम और भी आपसे बहुत कुछ जानेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं फिर एक म्यूजिकल ब्रेक, आपकी ही पसंद का अगला गाना। दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपना संदेश या प्रेम भरा पैगाम इन बहादुर शूरवीरों को, जिन्होंने देश की रक्षा में सुरक्षा में अपनी नींदें अपना आराम कुर्बान किया है, हमें भेज सकते हैं 53010 पर। रेन टाइप कीजिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना मैसेज, अपना नाम और अपनी जगह का नाम ज़रूर लिखकर भेजिएगा। हम उन मैसेजेस को अपने जो गेस्ट हैं उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। विवेक जी, गाने आपके बहुत रोमांटिक, बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं। फिल्में देखते हैं क्या? फिल्म का शौक है? हाँ जी, मैं बहुत सारी फिल्में देखी हैं कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे। हालांकि अब उतना वक्त नहीं मिल पाता है, लेकिन गानों का बहुत शौक है। हमारे ग्रुप भी होता था पहले, सुपर 6, उसमें कुछ गाने भी पहले हमने कॉलेज के टाइम पे गाए थे, तो गानों से बड़ा लगाव रहा है शुरू से। हाँ, मैंने देखा जो आपने एक लिस्ट मुझे भेजी थी, बहुत प्यारे प्यारे और सारे रोमांटिक गाने। ऑफकोर्स राजी का जो फिल्म का गाना था वो तो देशभक्ति से परिपूर्ण था। चलिए वापस चलते हैं आपसे और कुछ जानने के लिए कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अगर आईटीबीपी में कुछ हुआ है तो वो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप शेयर करें। वैसे ये जो आईटीबीपी की ही महिलाएं होती हैं राजपथ पे, तो अक्सर 26 जनवरी के दिन हमने देखा शायद वो आईटीबीपी के ही जवान होते हैं।
देखिए ये आईटीबीपी का जो एक गठन हुआ था वो मैंने बताया सीमाओं की रक्षा ऐसी सीमाएं थी जहां पर ये माना जाता था कि बहुत ही कठिन है। जी। तो शुरू में तो महिलाओं की डिप्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे आईटीबीपी में बहुत कम थी और जो कंपैशनेट पोस्टिंग पर महिलाएं थी वही आती थी। लेकिन हमने 2000 के बाद से काफी लगातार कोशिशें करी कि जो 15% जो हमारा कोटा है फॉर मेकिंग वुमेन इनटू द आईटीबीपी उसको हम पूरा करें और इसके लिए लगातार भर्तियों का सिलसिला हमने शुरू किया। अभी हमारे पास 2000 से ज्यादा महिलाएं हमारे रैंक्स में सभी रैंक्स में हैं और डॉक्टर्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं हमारे पास। अब जीडी में भी जिसको जनरल ड्यूटी कार्डर हम लोग कहते हैं उसमें भी महिलाएं आ रही हैं और हाल ही में 2 यूपीएससी से जो सिलेक्ट हुई थी अधिकारी दीक्षा और प्रकृति वो पास आउट हुई हैं। तो महिलाओं के लिए हमने हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं और महिलाएं अगर चाहें आईटीबीपी में ज्वाइन करना तो एसएससी और यूपीएससी के थ्रू सीधे कॉम्बैट रोल्स में हमारे आईटीबीपी में भर्ती हो सकती हैं। राजपथ पर भी हमारी महिलाओं ने मार्च किया है और सभी सीएपीएफ की महिलाएं भी, मैं कहूंगा कि जिसमें जितने भी हमारे बल हैं उस सब में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए उनको आगे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं और उसमें आईटीबीपी भी अपनी भूमिका निभा रही है। ये तो आपने अधिकारियों के बारे में बताया कि वो सीधा यूपीएससी या ये एसएसबी एग्जाम देकर आ सकती हैं, लेकिन जो सैनिक होते हैं वो सैनिक भी बिल्कुल कांस्टेबलरी में भी हमारे यहाँ जो लड़कियां हैं वो आ सकती हैं और वो भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू अप्लाई कर सकती हैं। उनके लिए दरवाजे खुले हैं, उनके लिए उनको हम बहुत प्रोत्साहित करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं और उनको कहते भी हैं और हमारा प्रचार भी होता है डिजिटल और अलग अलग माध्यमों से। और हर साल जब ये वैकेंसी निकलती है, अभी भी मेरे ख्याल से लगभग 25,000 के आसपास वैकेंसी है फॉर ऑल द सीएपीएफ। अगर महिलाएं चाहती हैं कांस्टेबल रैंक में और फिर बाद में एसएससी और यूपीएससी के माध्यम से सब इंस्पेक्टर या अधिकारी बनने के लिए, तो वो अप्लाई कर सकती हैं और मेरिट के अनुसार उनकी यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। तो उनके लिए सीट्स रिजर्व होते हैं या ये जनरल कैटेगरी में ही होता है ऐसा कि मतलब महिलाओं के लिए अलग से सीट्स रिजर्व होते हैं? जी हाँ, अभी भारत सरकार ने ये तय किया था कि 2 फोर्सेस सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में 33% और बाकी हम जैसे बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स में 15% महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। तो एक तरह से रिजर्व ही है, आएंगे वो अपनी मेरिट पे, महिलाओं की अपनी मेरिट बनेगी, लेकिन उनके लिए स्थान मैं कहूँगा कि निश्चित है, तय है। उनमें अगर काबिलियत होगी, शारीरिक मानसिक दक्षता जो हमारा परीक्षण होता है पास करेंगे तो निश्चित रूप से उनको नियुक्तियां मिलेंगी यहाँ पे। बहुत बढ़िया। विवेक जी, 2013 में केदारनाथ में आई प्रलयकारी बाढ़ में आईटीबीपी के शौर्य की बहुत प्रशंसा हुई क्योंकि आईटीबीपी प्रथम आपदा प्रतिक्रिया बल के रूप में सामने आया था और उस आपदा में आईटीबीपी के द्वारा किए गए योगदान को हम श्रोताओं से साझा करना चाहेंगे। हालांकि टेलीविजन पर सब देखा सुना भी गया, लेकिन सीधा आपसे सुनने की बात ही कुछ और होगी। बिल्कुल, अब देखिए आईटीबीपी पहले भी बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस करती रही है और इसको फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कहा जाता है। हिमालय में किसी भी आपदा के दौरान आपने देखा होगा कि आईटीबीपी के जवान दिख जाते होंगे आपको कि वो राहत और बचाव कार्य आयोजित कर रहे हैं। लेकिन केदारनाथ की ट्रेजेडी बहुत बड़ी थी और इसमें लगभग 1 महीने के आसपास हमने राहत और बचाव कार्य चलाया और केदारनाथ घाटी, उत्तरकाशी घाटी, बल्कि मैं वहीं तैनात था उस समय माचली में, उत्तरकाशी में। तो हम लोगों ने वहां से लगभग 33,000 से ज्यादा जो हमारे टूरिस्ट थे और बाकी जो लोग आए हुए थे, श्रद्धालु थे जो चारधाम यात्रा के दौरान, तो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशंस करके सारे नाले पुल सब कुछ बह गया था उस समय। उनको रखना, उनका खाना खिलाना, पानी पिलाना, साथ ही साथ उनको दवाइयां देना, तो बहुत ही मेहनत टास्क था। और लगभग हमारे 6,000 जवानों ने दिन रात, लोगों ने छुट्टियां लेने से मना कर दिया, आईटीबीपी के हमारे जवानों ने अपना राशन दिया। वहाँ जो लोग थे, औरतें थी, बच्चे थे और बहुत हद तक जो स्थितियां थी आउट ऑफ कंट्रोल थी। ऐसा कहा जाता है कि 5,000 से ज्यादा लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी, लेकिन हमने लगभग 33,009 लोगों को उन स्थितियों से बाहर निकाला था। और वो एक ऐसी घटना थी जो मैं कहना चाहूंगा आईटीबीपी के लिए भी कहूंगा बहुत कुछ सीख देकर चली गई, जिससे हम लोगों का जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो स्किल्स थे बहुत हद तक और बढ़िया हुए। दुर्भाग्य ये रहा कि हमने अपने 15 जवान भी खोए। एक जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था गौरीकुंड के पास, उसमें 9 एनडीआरएफ के, 6 आईटीबीपी के और 5 इंडियन एयरफोर्स के जो हमारे जवान थे वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो उसका हमें हमेशा गम रहता है और 25 जून को हम उनको हर एक वर्ष याद भी करते हैं। जी, ओके। हाँ, अपनों के जाने का या ऐसे भी सुनकर जो सैनिक हमारी सेवा में, हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं और जब उनका लॉस होता है तो हमें लगता है कि ये किसी परिवार का नहीं, पूरे देश का लॉस होता है ये। बहरहाल, हम आपकी पसंद का अगला गाना सुनवाना चाहेंगे अपने लिसनर्स को। कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? ये तुम बिन फिल्म का गीत है, कोई फरियाद तेरे दिल में। चलिए सुनते हैं, ये जगजीत सिंह की आवाज में है। जी जी।
कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। जानता हूं आपको सहारे की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ साथ देने आया हूं। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे, राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे, वो
आज हम बात कर रहे हैं आईटीबीपी के हीरो सेकंड इन कमांड विवेक पांडे से संदेश टू सोल्जर्स प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राष्ट्र त्रिवेदी। और विवेक जी, आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। मनीष वर्मा हमें लिखकर भेजते हैं अयोध्या से, जय हिंद सर। और अयोध्या से ही एक और मैसेज आया है राहुल का, वो भी आपको जय हिंद करते हैं। इसके साथ साथ सचिन ने उन्नाव से लिखकर भेजा है जय हिंद। सब ने जय हिंद किया है आपको। और एक मैसेज आया है अयोध्या से ही अर्नव तिवारी का, जो लिखते हैं कि क्या हम 12th के बाद बायोलॉजी लेकर आईटीबीपी ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, कोई भी डिग्री स्पेसिफिक या सब्जेक्ट स्पेसिफिक हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। आपको या तो 10+2 होना चाहिए या फिर आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। तो अगर आपको कांस्टेबलरी में आना है तो आपको लोअर क्वालिफिकेशन चाहिए। उसमें हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं रखते हैं। ये एक ओपन कंपटीशन होता है। और हमारे लिए अगर आप अफसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट आना चाहते हैं, तो किसी भी विषय में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। और ग्रेजुएट के पहले और आगे हम कुछ भी, हमारे पास ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। हाँ, अगर आपको डॉक्टर बनना है हमारे यहाँ, हमारे इंजीनियर बनना है, तो रिस्पेक्टिव डिग्री आपको लेके आना पड़ेगा और उसका टेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो वो दैट इज फेयर इनफ। आप एक कंपटीशन पास करिए और हमारे यहाँ पे भर्ती हो सकते हैं। बहुत खूब। तो अर्नव तिवारी जी, आपको आपका जवाब मिल गया है। आई एम श्योर आप बिल्कुल आश्वस्त हो गए होंगे। वापस आपसे ये जानना चाहूंगी, हम बात कर रहे थे आईटीबीपी के बारे में विवेक जी, तो आईटीबीपी के अभियान डेयर डेविल्स की भी चर्चा हमेशा होती रहती है। और मैंने अभी कुछ सेकंड्स पहले कहा था राजपथ के भी बारे में, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमें? देखिए, दुनिया का सबसे मुश्किल ऑपरेशंस में से एक था। 2019 में लगभग 12 हमारे जो टूरिस्ट थे, जो अलग अलग कंट्रीज के थे, यूएस के थे, ऑस्ट्रेलिया, यूके और इंडियन भी थे उसमें, ये लोग अचानक मिसिंग रिपोर्टेड हुए हमारे पास मई के महीने में। तो हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया नंदा देवी ईस्ट की तरफ, और 4 ब्रिटिशर्स को तो हमने रेस्क्यू कर लिया। लेकिन बाकी के जो 8 लोग थे, उनको जब हेलीकॉप्टर की रेकी करी गई तो पता चला कि 21,000 फीट पे उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। वो एक कॉर्निस से नीचे गिर गए थे। किसी अपना एक छोटा सा वो एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज कर रहे थे वहां, और अचानक से उनका संपर्क टूटा और सभी लोग नीचे गिरे, लगभग 200 मीटर खड़ी एक क्लिफ के नीचे। जी, ये खबरों में भी बहुत था। जी, उनकी डेथ हुई और लगभग 1 महीने लग गए हमको, 25 दिन। हमारे जवान गए और उन्होंने सभी बॉडीज को वहां से निकाला। एक उसके जो लीडर थे मार्टिन मुरान, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी डेड बॉडीज हमको नहीं मिल पाई। लेकिन बाकी जो 7 डेड बॉडीज थी, उनको हम लेकर के 15,000 फीट तक खुद लेकर के आए। हमारे जवान बड़े ही, जो हम कहते हैं शवों को भी जो एक सम्मान देने की स्थिति होती है, वो भी हमने वहां पर निभाई, वो सारी रस्में। और उनको नीचे लेके आया और फिर वो प्रशासन को सौंपा गया, जिससे वो अपने अपने कंट्री के कॉन्सुलेट्स के थ्रू वापस अपनी अपनी कंट्रीज में गए और उनका अंतिम संस्कार किया गया वहां पे। तो इमोशनली भी हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, फिजिकली, और जो वहां पर डिफरेंट ग्रेडियंट थे वो तो डिफिकल्ट था ही। और डेड बॉडीज को लाने का मैं समझूंगा दुनिया के सबसे मुश्किल ऑपरेशन में से एक था, जिसका नाम हमने ऑपरेशन डेयर डेविल्स रखा था, जिसके लिए माननीय गृह मंत्री जी ने भी हमारे जो माउंटेनियर्स उनको सम्मानित किया बाद में। ओके। अभी आप खेलों की भी बात कर रहे थे, तो साहसिक खेलों की बात करें तो उसमें भी आईटीबीपी अग्रणी रहा है। आपने कहा कि ये उनकी एक ट्रेनिंग का बड़ा खास हिस्सा रहता है, चाहे वो पर्वतारोहण हो, स्कीइंग हो, रिवर राफ्टिंग हो, आइस हॉकी हो, जूडो, इन सब में तो मतलब जानबूझकर, जाहिर बात है कि ट्रेनिंग के साथ सिखाया जाता है। जिस तरह से अभी ये जो अभियान डेयर डेविल्स हुआ था, तो ऐसी जगहों पे ऐसे जब वाकयात होते हैं तो आईटीबीपी के ही सैनिक जाते हैं। क्या और क्या अचीवमेंट्स है? देखिए, बिल्कुल, जैसे अभी तपोवन वाला भी जो इंसिडेंट हुआ था, जैसा मैंने बताया कि माननीय गृह मंत्री जी का जो विशेष मेडल होता है वो आईटीबीपी के इन जवानों को मिला। हम लोगों का जो हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही स्पेशल होती है। और हम लोग शुरू से ही, जैसे मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, मुझे शायद पहाड़ों के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी जब तक मैं आईटीबीपी में नहीं आया था। और अब मैं एक क्वालिफाइड माउंटेनियर हूँ और मैंने कोर्सेज किए हैं, और मैं माउंटेन्स में रस्सियों का प्रयोग करना या लोगों को बाहर निकालना, उनको रेस्क्यू करना, उसमें मुझे महारत हासिल है। सिमिलरली हमारा प्रत्येक जवान जो भी हमारे आईटीबीपी में जो भी भर्ती होता है, उसको हम लोग माउंटेनियरिंग में जरूर ट्रेन करते हैं। और वो पहाड़ों में पहाड़ों का जो भय होता है, हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स है मसूरी में, ओली में और बाकी जगहों पर, वो पहाड़ों में स्थित होने की वजह से वहां रहते रहते लोगों के अंदर पहाड़ों का जो एक भय होता है और उनमें रहने की जो टेक्निक्स होती हैं, जो वहां रेस्क्यू की टेक्निक्स होती हैं, उसमें महारत हासिल हो जाती है इनको। और हमारे लिए चूंकि वो सर्वाइवल भी है, बिकॉज हम ऐसी कंडीशंस में रहते हैं, सीमाओं पर गश्त करते हैं, सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, तो हमारे लिए वो दैनंदिनी है, हमारा डेली रूटीन है। हमको नदी नाले, उफनते नाले पार करने, हमको पहाड़ों
पे चढ़ना होता है, हमको बर्फ के बीच से निकल के आगे जाना होता है। तो यदि हम इन विधाओं में खुद पारंगत नहीं होंगे तो हम खुद को भी वहां सर्वाइव करने में असफल होंगे। और निश्चित रूप से जब हमारी जनता, हमारी जो पब्लिक है, अगर वो कहीं परेशानी में फंसती है, लैंडस्लाइड में फंस जाती है, बाढ़ में फंस जाती है पहाड़ों में, या ऐसा भी हमने देखा है कि कई बार वो मिस हो गए, कहीं उनको ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं, तो इन सभी कंडीशंस में हमारे जवानों की जो ओरिएंटेशन है, जो उनके सर्वाइवल स्किल्स हैं, जो उनके अंदर मैं कहूंगा कि जिजीविषा है उनको जीवन को जीने की और उसको अच्छे से लोगों को निकाल के लाने की वहां से मुश्किल परिस्थितियों में, वो काम आती है। और निश्चित रूप से वो एक हमारी बहुत बड़ी मैं कहूंगा विशिष्टि है, उपलब्धि है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इसी वर्ष तो तपोवन में जो उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से बाढ़ आई थी, तो किस तरह की खास प्रॉब्लम आप लोगों को डील करना पड़ता है? ये तो सही है कि लोग पहाड़ों से जो बाहर से गए होते हैं उनको एक डर तो होता ही है, और लोग घबरा भी बहुत जाते हैं ऐसे जब कुछ आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो। जी बिल्कुल। तपोवन में जैसा मैं बताना चाहूंगा कि पानी भरा और एक टनल में लगभग 12 मजदूर थे जो वहां पे काम कर रहे थे। उनके घुटनों से ऊपर छाती तक पानी भर गया। वो 4 घंटे से वहां ट्रैप थे अंदर एक टनल के अंदर। और एक तरह से मैं कहूंगा कि 5 घंटे के ज्यादा अगर हो जाते 6 घंटे तो शायद उस ठंड से ही उनकी मृत्यु हो सकती थी। तो वो जो हमारा जो तरीका होता है, हमको जैसे ही पता लगा, हमने अपने जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं उसको लेके वहां पहुंचे। हमारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे, हमने उसको डग किया, बाहर किया और अंदर हमारे जवान घुसे, टॉर्च जलाया, अंधेरा था बुरी तरीके से, और उन 12 लोगों को बाहर निकालकर उनकी जान बचाई उसी दिन। हालांकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि 100 के आसपास लोगों की उसमें कैजुअलिटी हुई, बिकॉज वो पहली जो लहर आई, जो रैनी गांव के ऊपर से जो ग्लेशियर टूटा, तो वो जो पहले 10 मिनट में जो तबाही हुई उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था, बिकॉज वो कुदरत का प्रकोप था और उसमें बचना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि पानी का जो स्तर था लगभग 50 से 60 मीटर तक ऊपर उठ गया था अचानक, और उसमें जो भी लोग काम कर रहे थे वो सबके सब उसकी चपेट में आ गए। लेकिन जितनों को बचाने की संभावना थी वो यही 12 लोग थे और हमने इनको वहां से बाहर निकाला। वो जो कॉन्फिडेंस था, बिकॉज आप लगातार लोगों का जीवन बचाते बचाते आईटीबीपी के अंदर वो भावना है कि हम लोगों को बचा सकते हैं, क्योंकि लोग लॉस्ट हो जाते हैं जब आप बहुत ही ऐसी चैलेंजिंग कंडीशंस आती हैं, तो ऐसा लगता है कि कैसे होगा, हम कैसे इससे बाहर निकलेंगे। लेकिन फोर्सेस की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होती है। हम लोग बने ही इसलिए होते हैं कि मुश्किल परिस्थितियों में हम देश के काम आ सकें। तो जहां सब कुछ सामान्य होता है शायद वहां फोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ती, जहां सब कुछ असामान्य हो जाता है वहीं फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जहां एक आम इंसान कुछ न कर पाने के लिए इतना मजबूर हो जाता है, वहां पर आप जैसे लोग आते हैं और उनको जीवन दान देते हैं। आपकी ही पसंद का अगला गाना। मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं आना, तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं आना। इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हो मिलने, पूछूं तुझे एक बार, तू ही है मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूं मैं आना। ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें, ओ किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें, उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं आना, आंखों आंखों में जता दे,
छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है। अभी मैं ना देखूं ख्वाब वो जिनमें ना तू मिले, लिखो ले होठ मैंने कब तक थे जो सिले। मुझको ना जितना मुझ पे उतना इस दिल को तुझ पे होने लगा एतबार। तरह लम्हों में अपने बुनती हूँ तेरे सपने, तुझसे हुआ मुझको प्यार। पूछूंगी तुझको कभी ना, चाहूँ मैं या ना, तेरे ख्वाबों में अब जीना, चाहूँ मैं क्यों ना। दोस्तों, यहाँ इस प्रोग्राम में हम रियल लाइफ हीरो से बात करते हैं और इस वक्त मैं रियल लाइफ हीरो आईटीबीपी के सेकंड इन कमांड विवेक पांडे से बात कर रही हूँ। मैं राजश्री त्रिवेदी। और विवेक जी, अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले वर्ष की खास बात अगर हम करें तो कोरोना महामारी को देश में नियंत्रित रखने और पीड़ित लोगों का इलाज करने में भी आईटीबीपी ने सराहनीय कार्य किए थे। और उस दौरान मुझे याद है आपसे बात करने के लिए मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी, क्योंकि मुझे पता था कि आप बहुत ज्यादा व्यस्त थे। याद है आपको? जी जी, बिल्कुल याद है। और मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत सारे रिकॉर्ड्स, कॉल्स और बहुत सी चीजें ऐसी थी जो उस समय मैं कहूंगा बहुत ज्यादा एंगेजमेंट्स की वजह से शायद मिस भी हुई होंगी। क्योंकि सबसे पहले जब कोरोना भारत में जब दस्तक दी इस बीमारी ने, तो सबसे पहला क्वारंटीन फैसिलिटी आईटीबीपी ने ही छावला कैंप में बनाया था, जहां हमने पहले हमारे यहाँ पे वुहान से लड़के आए, हमारे जो स्टूडेंट्स थे, फैमिलीज थी। फिर हमारे पास मिलान से लोग आए और फिर अफगानिस्तान से भी लोगों को हमने वहाँ क्वारंटीन किया। तो वो एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा, एक कंट्रीब्यूशन हमारा आईटीबीपी की तरफ से देश को हुआ। दूसरा, मई के बाद जब ये स्थितियां बहुत बिगड़ने लगी दिल्ली के अंदर, तो राधा स्वामी व्यास परिसर में हमने 10,000 बेड का एक पूरा हॉस्पिटल, ओपन हॉस्पिटल हमने वहां पर संचालित करने की कोशिश की और सफल रहा वो प्रयोग हमारा। ये दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल इन रिसर्च किया गया था और वो अच्छे से फंक्शन भी कर पाया, मैं कहूंगा, अगले साल तक, मतलब इस साल तक, फरवरी तक लगभग 12,000 लोगों का हमने वहां पे इलाज किया था। इसी बीच हमारा जो एक रेफरल हॉस्पिटल है 200 बेडेड, वो बहुत मैं कहूंगा हमारे जो सीएपीएफ के लोग भी बहुत ज्यादा संक्रमित हुए, बिकॉज हम लोग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज को और बाकी लॉकडाउन की जो कंडीशंस थी उसको संभालने में लगे हुए थे। तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को बहुत ज्यादा संक्रमण हुआ, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एनएसजी, बहुत से लोग थे, उनकी फैमिली मेंबर्स थे, रिटायर्ड हमारे जो चीफ्स थे, बाकी लोग थे, बहुत सारे ऑफिसर्स थे। हमने उन सबको वहां पर, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स थे गवर्नमेंट, उसमें बहुत प्रेशर था, बेड्स अवेलेबल नहीं थे, तो हमारे जो डीजी थे श्री एस.एस. देसवाल, उन्होंने पहल की और 200 बेड का जो हॉस्पिटल था उसको डेडिकेट कर दिया हमने अपने लोगों के लिए। तो वहाँ बहुत लोगों का इलाज हुआ। जो दूसरी लहर आई राष्ट्रीय जी, ये बहुत ही डेडली थी और स्थितियां ऐसी हो गई थी कि दिल्ली में कहीं भी बेड्स की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं मिल पा रही थी लोगों को, तो लोग परेशान थे। वैसी कंडीशन में दोबारा से गृह मंत्रालय ने हमको ये राधा स्वामी व्यास अस्पताल को खोलने की बात करी और सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर को हमने दोबारा संचालित किया वहाँ पे। अभी वहाँ पे 150 बेड्स का हमारा आईसीयू है जो पीएम केयर फंड से हमको डोनेट किया गया है उस पर्टिकुलर सेंटर में लगाने के लिए, और 500 बेड्स और वहाँ पर लगे हुए हैं ऑक्सीजन के लिए। लगभग यहाँ भी 1300 से ज्यादा लोगों का इलाज किया जा चुका है। ये फंक्शनल है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई तीसरी लहर की बात हो रही है और ये हॉस्पिटल न रहे वहाँ, तो दिक्कत होगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम तीसरी लहर से भी निपटने के लिए ऐसे ही प्रयास जारी रखेंगे। और आईटीबीपी का सौभाग्य है कि उसको ये कोरोना के टाइम पे देश की सेवा करने का इतना बड़ा मौका मिला, और इसे हमेशा हम याद रखते हैं। हमारी मेडिकल की जो हमारी टीम्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो पैरामेडिक हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग है। और आईटीबीपी हमेशा ऐसे ही आगे भी जब भी मौका मिलेगा तो देश की सेवा करती रहेगी। बिल्कुल, आपको सॉरी नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मुझे मतलब मौका मिल ही गया था लास्ट ईयर आपसे बात करने का कि आईटीबीपी क्या क्या कुछ कर रही है। और इस साल भी जब कोरोना हुआ तो मुझे भी आईटीबीपी हॉस्पिटल में ही शरण मिला था और कहीं जगह नहीं मिल पाई थी। चलिए, अब मैं मेक इन इंडिया अभियान के बारे में आपसे
आपसे बात करना चाहूँगी कि इसमें भी आईटीबीपी का योगदान काफ़ी चर्चा में रहता है, और आपसे जानना चाहूँगी कि क्या क्या योगदान है। देखिए, मेक इन इंडिया सबसे बड़ी बात तो ये है कि एज ए हिमवीर हमारे जो बॉर्डर पे जो हमारे जवान हैं, हम लोग लोगों में एक तो जन जागरूकता फैला ही रहे हैं। जो लघु और कुटीर उद्योग हैं उनको भी समझा रहे हैं कि मेक इन इंडिया की क्या आज की डेट में आने वाले समय में महत्व होने वाला है। साथ ही साथ आईटीबीपी ने खादी को बहुत ज्यादा, जिसको प्रमोट करने की हम बात करते हैं, तो सीएपीएफ की तरफ से पहली बार हम लोगों ने खादी से बनी हुई दरी हो गई या बाकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनके थ्रू आते हैं, तो हमने उसको ज्यादा से ज्यादा अपने फोर्सेस के अंदर लेने के लिए, और करोड़ों रुपए का मैं कहूँगा जो टर्नओवर हो सकता है, जो हमारे भारतीय जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो बना सकते हैं उन तत्वों को, उसको हम ज्यादा से ज्यादा खरीदने के लिए जो प्रयास होते हैं वो कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इससे जो देश के अंदर जो मेक इन इंडिया की जो पहल है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी हम एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। आपकी पसंद का ही अगला गाना मैं सुनवा रही हूँ अपने लिसनर्स को। ये गाना जो है फिल्म दिल है तुम्हारा का है, हाँ, और आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। जान सकती हूँ क्यों पसंद है ये गाना आपको? ये कॉलेज के टाइम की कहानियां हैं। कॉलेज में कई सारी फिल्में हम लोग देखते थे, अच्छा लगता था, तो इसी से जुड़ा हुआ गीत है। जी जी, चलिए सुनते हैं, और उसके बाद फिर आपसे बातचीत और आगे होगी। लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, दिल चुरा लिया मैंने इकरार करके, इकरार करके, इकरार करके, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। मेरे दिल जानी मेरे माही मेरे ढोलना, कोई सुन लेगा जरा धीरे धीरे बोलना। इश्क किया है मैंने, चोरी नहीं की है, तेरे संग यारा चोरा चोरी नहीं की है। चैन ले लिया मैंने बेकरार करके, बेकरार करके, बेकरार करके, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। बीच सफर में कहीं मेरा साथ छोड़ के, तुझको कसम है नहीं हो जाना दिल तोड़ के। कैसे मैं बताऊं तुझे कैसा मेरा हाल वे, जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे। तुझको पा लिया तेरा इंतजार करके, इंतजार करके, इंतजार करके, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके।
विवेक जी, आपके पसंद का ये गाना मैंने अपनी तरफ से इसलिए प्ले कर दिया कि मुझे भी ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद था, और आप कोई और गाना कहते तो फिर ये गाना रह जाता। थैंक यू। चलिए, अब ये बताएं कि सरकार की फ्लैगशिप अभियानों में आईटीबीपी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, फिट इंडिया मिशन हो, जल शक्ति अभियान हो, कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और भारत का अमृत महोत्सव में आईटीबीपी की सराहनीय भूमिका रही है। क्या आप इनमें से किसी अभियान में शामिल रहे हैं? देखिए, जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर तो अगर देखा जाए तो इसके जितने भी कार्यक्रम हैं उसके प्रसार में तो सबसे ज्यादा अगर भूमिका किसी की है तो वो मेरी है। की होती है जी। और लेकिन मैं बताना चाहूंगा, योग दिवस और जो हमारा स्वच्छता और पर्यावरण का जो अभियान है उसमें बहुत पहले से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं ये सारी गतिविधियां करता रहता हूँ। दिल्ली में भी जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं जो भी हमारे जो फ्लैगशिप मिशन हैं उसको हम जरूर उसमें शामिल होते हैं। फिलहाल ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है। 75वीं वर्षगांठ जो हमारी भारतीय स्वतंत्रता की हुई उसके बाद से साइकिलिंग एक्सपीडिशंस चल रहे हैं, और चूंकि आईटीबीपी की जो डिप्लॉयमेंट है बहुत ही रिमोट इलाकों में होती है, तो निश्चित रूप से अगर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से बात करें तो जो हमारे रिमोट जो लोकेशंस हैं, जिसमें कि अभी हमारा गोगरा जो भारत चीन सीमा पर स्थित है एक पॉइंट, वहां से हमारा एक साइकिल रैली चला है जो राजघाट पहुंचेगा 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को। साथ ही साथ ईटानगर से हमारी एक रैली चल रही है, छत्तीसगढ़ के इलाके से एक रैली चल रही है, और सिर्फ हम ही नहीं राष्ट्रीय जी, सभी सीएपीएफ हमारी जो सिस्टर एजेंसीज हैं, हम लोग सभी ये साइकिलिंग एक्सपीडिशंस कर रहे हैं। और भारत सरकार के जो भी फ्लैगशिप मिशंस आते हैं उसमें हमारा रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और हम लोग न सिर्फ उसका प्रचार प्रसार करते हैं बल्कि खुद भी उसको तामील करते हैं। हमारे इलाकों में साफ सफाई हो गया, प्लांटेशन हो गया। माननीय गृह मंत्री जी के आह्वान पे पिछले साल हमने 5 लाख से ज्यादा वृक्ष लगाए थे, अभी भी हम लोगों ने 5 लाख से ज्यादा पेड़ लगा दिए हैं, और उसका हम संरक्षण भी करते हैं। सिर्फ हम लगाते नहीं हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको 5 से 10 साल तक उनकी रखरखाव देखभाल करें, जिससे वो वृक्ष पूरी तरह से विकसित हो जाए और जो उसका मकसद है उस वृक्ष को लगाने का वो पूरा हो जाए। योग दिवस पर आपने हमारी तस्वीरें देखी होंगी आईटीबीपी के जवानों की, कैसे हाई टॉप्स पे 20,000 21,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे जवान योग करते हैं, जहाँ पर आप ठीक से सांस तक नहीं ले पाते। बिल्कुल। वहाँ आप वो सारी कार्रवाई करते, तो निश्चित रूप से उससे हमें बल भी मिलता है और सरकारी अभियानों को हम लोगों को प्रचारित करके मैं कहूँगा बहुत संतोष मिलता है। बिकॉज ये सारे जो अभियान है वो जनता के लिए हैं, हमारे लोगों के लिए हैं, और उसका लाभ लोगों तक पहुँचे ये बहुत जरूरी है। हम एक तो गाना और प्ले कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस बार मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपसे पूछ लूंगी कि आपकी पसंद का अगला गाना मैं कौन सा बजाऊं। नहीं, आप कोई भी बजाइए, वो पल भर ठहर जाओ तमाशा फिल्म का जो गीत है वो आप प्ले कर सकते हैं। ओके जी।